Hi everyone, welcome back to Oliveport. Myself Pooja, and in this video we are going to discuss Integrated Ombudsman Scheme 2021 Annual Report, which is released by RBI. This is the full annual report which is released by RBI first time. 1st of April 2022 टू 31st of March 2023 इस डेटा को कंसिडर किया है। इस पूरे ड्यूरेशन में जितनी भी कंप्लेंट फाइल हुई हैं उसके बेस पे इस एनुअल रिपोर्ट को रिलीज किया है आरबीआई ने। तो क्या खास बातें हैं, क्या हाइलाइट्स हैं इस रिपोर्ट के, वो हमें डिस्कस करना है। दिस टॉपिक इज वेरी यूजफुल फॉर योर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम, जनरल अवेयरनेस, फेज 1, फेज 2 एज वेल, एंड बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए भी फॉर योर मेंस एग्जाम ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली यहाँ से तो मिलने ही वाला है, ठीक है, क्योंकि आरबीआई की रिपोर्ट है ये और फर्स्ट टाइम फुल एनुअल रिपोर्ट को रिलीज किया गया है आरबीआई, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओवरऑल ये सेकेंड रिपोर्ट है, ठीक है, ये सेकेंड रिपोर्ट है विच इज रिलीज बाय आरबीआई बिकॉज 12 of November 2021 को इंटीग्रेटेड ऑम्ब्यूसमेंट स्कीम एग्जिस्टेंस में आई थी और उसके बाद ये सेकेंड नंबर की रिपोर्ट है, बट फर्स्ट फुल रिपोर्ट इसे रिलीज किया गया है। अब इसमें हमें कुछ हाईलाइट्स को कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल कैसे हाईलाइट्स कि इस एनुअल रिपोर्ट में टोटल कंप्लेंट कितनी लॉन्च हुई, कितनी कंप्लेंट को आरबीआई ने रिजॉल्व किया है, रीजन वाइज और एरिया वाइज हम कंप्लेंट को देखेंगे। इसके अलावा मोड ऑफ कंप्लेंट क्या था, ऑनलाइन था, ऑफलाइन था, किस तरीके से मैक्सिमम कंप्लेंट को फाइल किया गया है। इसके अलावा हमें बात करनी है यहाँ पर आपका टर्न अराउंड टाइम कितना डिक्रीज हुआ है। तो काफी कुछ नए पैरामीटर्स हमें यहाँ पर डिस्कस करने को मिलेंगे, बट स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि ये ऑम्ब्यूसमेंट स्कीम के अंदर कौन कौन सी चीजें कवर होती हैं, किसके लिए ये काम करता है, पहले क्या मॉडल था और अभी प्रेजेंट में क्या मॉडल है, मैक्सिमम अवार्ड कितना दिया जा सकता है फॉर एनबीएफसीज या फॉर बैंकिंग, वो सारी बातों को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। या ऑम्ब्यूसमेंट को अपॉइंट कौन करता है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, उनको पहले हम बैकग्राउंड में समझ लेते हैं शॉर्ट में, उसके बाद हम इस एनुअल रिपोर्ट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दिस एनुअल रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल ऑफिस मुंबई। दिस एनुअल रिपोर्ट इज द सेकंड आफ्टर द लॉन्च ऑफ रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्ब्यूसमेंट स्कीम 2021 एंड द फर्स्ट फुल ईयर रिपोर्ट। This is the first full year report, so this is very important report for us. Clear? So let's begin. PDF के लिए आप Oliveport के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे इसकी PDF आपको मिल जाएगी। ओके, फर्स्टली व्हाट इज द ऑम्ब्यूसमेंट। ऑम्ब्यूसमेंट पहले इसे हम लोकपाल, जैसे कि आज हम बैंकिंग ऑम्ब्यूसमेंट के बारे में बात करते हैं, पहले हम इसे बैंकिंग लोकपाल के नाम से जानते थे और आज हम इसे इंटीग्रेटेड ऑम्ब्यूसमेंट स्कीम के नाम से जानते हैं। ऑम्ब्यूसमेंट क्या होते हैं, बेसिकली जब जनरल पब्लिक की कोई कंप्लेंट होती है पब्लिक ऑफिसेस के अगेंस्ट में, तो उन कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के लिए ऑम्ब्यूसमेंट बनाए जाते हैं और ये कॉन्सेप्ट हमने स्वीडन से बोरो किया है। अ गवर्नमेंट ऑफिसर्स हु डील विद द कंप्लेंट मेड बाय द ऑर्डिनरी पीपल अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम ऑम्ब्यूसमेंट कहते हैं। एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑम्ब्यूसमेंट अराइव फ्रॉम द स्वीडन। कहाँ से आया है ये कॉन्सेप्ट, स्वीडन से हमने बोरो किया है। नेक्स्ट बात करते हैं किस तरीके से ये बैंकिंग ऑम्ब्यूसमेंट काम करता है। Here I am not talking about integrated ombudsman scheme. Here I am talking about banking ombudsman scheme जो 2006 में एग्जिस्टेंस में आई थी। पहले हम इसको समझते हैं, फिर हम इंटीग्रेटेड ऑम्ब्यूसमेंट स्कीम को समझेंगे। फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर है, कोई बैंकिंग कस्टमर है, उसको कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट होता है। फॉर एग्जांपल उसने एटीएम से पैसे विड्रॉ किए थे बट मैसेज आ गया है और पैसे नहीं आए, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम बैंक के मैनेजर के पास जाएंगे। ओके, हम बैंक के मैनेजर के पास गए और अपनी कंप्लेंट को वहां पर रजिस्टर किया कस्टमर ने, और बैंक ने कहा कि हम 7 days के अंदर आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देंगे और आपको रिफंड मिल जाएगा। ओके, 7 days हो गए लेकिन स्टिल रिफंड नहीं आया, तो ये कस्टमर वापस से जाता है बैंक के पास। तो बैंक यहाँ पर आपकी कंप्लेंट को रिजॉल्व नहीं कर रहा है, स्टिल कस्टमर को बैंक को 30 days का समय देना होगा। आफ्टर 30 days में आपकी कंप्लेंट सॉल्व नहीं होती तो ये कस्टमर किसके पास जाएगा, ये कस्टमर जाएगा बैंकिंग ऑम्ब्यूसमेंट के पास, मतलब लोकपाल के पास जाएगा, विच इज अपॉइंटेड बाय आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे अपॉइंट करती है, ठीक है, और ये कस्टमर की कंप्लेंट को सुनता है। ठीक है, अब ये कस्टमर जाएगा 30 days के बाद और इसके पास मैक्सिमम 1 year का टाइम होता है। विद इन 1 year आपको अपना जो भी फाइनेंशियल डिस्प्यूट है उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट को लॉन्च करना होता है। 1 year के बाद अगर आप कंप्लेंट रजिस्टर करते हो तो उसको आरबीआई नहीं सुनता। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर बैंकिंग ऑम्ब्यूसमेंट के पास जाएगा। अब कंप्लेंट कैसे होती है, तो आपके ऑम्ब्यूसमेंट ऑफिसेज होते हैं हर एक स्टेट में। आप देखेंगे टोटल 24 ऑम्ब्यूसमेंट ऑफिस एट प्रेजेंट इंडिया में वर्क कर रहे हैं। जब मैं 2024 मार्च में ये वीडियो बना रही हूँ तो 24 ऑम्ब्यूसमेंट यहाँ पर काम कर रहे हैं। अलग अलग ऑफिस है, जैसे कि मुंबई में 3 ऑफिसेज है, दिल्ली में 2 ऑफिसेज है। तो या तो आप उनके ऑफिस में जाके कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हो या इनके ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आप कंप्लेंट को
रजिस्टर कर सकते हो। तो कोई भी मोड हो सकता है, ऑनलाइन एंड फिजिकल मोड। आपने कंप्लेंट को रजिस्टर किया विद इन 1 ईयर, ठीक है, उसके बाद ये अम्बुसमेंट आपकी कंप्लेंट को देखेगा और आपको बुलाएगा, ठीक है, जिससे आपकी शिकायत को, आपकी कंप्लेंट को पूरी तरीके से सुना जा सके और फिर उसको रिजॉल्व किया जा सके। इनके पास भी 30 डेज का समय होता है आपकी कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, 30 डेज में आपकी कंप्लेंट को रिजॉल्व किया जाना है। अब जो फैसला आएगा, मतलब ऑम्बुसमेंट जो फैसला देगा, वो हो सकता है आपके फेवर में हो तो आप खुश हो सकता है आपके अपोज में हो और आप सेटिस्फाइड ना हो, ठीक है, 2 पॉसिबल कंडीशन बनती हैं। अगर फेवरेबल डिसीजन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अवार्ड बोलते हैं। और मैक्सिमम बैंकिंग ऑम्बुसमेंट 20 लाख रुपीस तक का अवार्ड दे सकता है, मतलब 20 लाख रुपए तक की आपकी जो कंप्लेंट है उनको वो सॉल्व कर सकता है। अगर 20 लाख से ऊपर की आपकी कोई कंप्लेंट होती है तो आपको फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब मान लेते हैं आपके अपोज में कोई डिसीजन आया है या आप इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपके पास अगेन 30 डेज का समय हम देते हैं और आप जा सकते हैं कहां पर, एपेलेट अथॉरिटी के पास। ओके, जैसे कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वर्डिक्ट से अगर हम सेटिस्फाइड नहीं होते तो हम कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, राइट। उसी प्रकार से अगर ऑम्बुसमेंट के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप एपेलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। एंड एपेलेट अथॉरिटी कौन होता है, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। कौन होता है ये, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। आपको पता है आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उनमें से कोई एक एपेलेट अथॉरिटी को हेड करता है और यूजर की कंप्लेंट को रिजॉल्व करता है। सो इस तरीके से पूरे काम होते हैं। तो ये बैंकिंग के लिए आप लोग ने देखा। इसी प्रकार से एनबीएफसी के लिए भी काम होता है और एनबीएफसी के लिए जो मैक्सिमम अवार्ड है वो 10 लाख रुपीज है। वैसे ही आप जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, कई बार आपने देखा है कि पैसा डिडक्ट हो जाता है बट आपका मतलब ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ होता, तो कई सारी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स पे प्रॉब्लम होती है। तो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के लिए जो मैक्सिमम अवार्ड होता है वो 20 लाख रुपीज होता है। इज दैट क्लियर? तो हमारे कंट्री में 3 अलग अलग ऑम्ब्यूसमेंट थे। बैंकिंग के लिए डिफरेंट था, एनबीएफसी के लिए अलग ऑम्ब्यूसमेंट बनाया गया था एंड आपके डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए अलग ऑम्ब्यूसमेंट था। ये 2006 में एग्जिस्टेंस में आया, ये 2018 में एग्जिस्टेंस में आया एंड डिजिटल ट्रांजेक्शन वाला 2019 में एग्जिस्टेंस में आया। तो इन्हीं तीनों ऑम्ब्यूसमेंट को हमने इंटीग्रेट कर दिया और 12th ऑफ नवंबर 2021 को हम लेकर आए इंटीग्रेटेड ऑम्ब्यूसमेंट स्कीम, जिसकी एनुअल रिपोर्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी क्लियर हुआ? अब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो लेकिन क्रेडिट कार्ड के लिए जो मैक्सिमम अवार्ड होता है वो 1 लाख रुपीज होता है। वहीं अगर आपको लगता है कि कोई बैंक है जिसमें आप बार बार कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हो, स्टिल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, या बैंक का मैनेजर आपको परेशान कर रहा है, तो आप मेंटल हरासमेंट का भी केस रजिस्टर कर सकते हो। और मेंटल हरासमेंट के लिए भी जो अवार्ड होता है वो मैक्सिमम 1 लाख रुपीज का होता है। क्लियर? इतनी चीजें हमको क्लियर हो गई। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब इनको पावर कहाँ से मिलती है? तो हमारी कंट्री में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी है, आरबीआई एक्ट भी है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35 से बैंकिंग ऑम्ब्यूसमेंट को पावर मिलती है और इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए इंटीग्रेटेड ऑम्ब्यूसमेंट स्कीम 2021 को लाया गया है। क्लियर है? तो आप यहां पर देख सकते हैं सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इससे बैंकिंग ऑम्ब्यूसमेंट को पावर मिलती है। सेक्शन 45L ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, इससे एनबीएफसीज को पावर मिलती है। एंड सेक्शन 18 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, इससे डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को पावर मिलती है। तो इस तरीके से तीनों ऑम्ब्यूसमेंट अलग अलग एक्ट के अंदर काम करते हैं और इनको ही मर्ज करके हमने इंटीग्रेटेड ऑम्ब्यूसमेंट स्कीम लॉन्च की इन 2021। इज दैट क्लियर? तो अब हमें इस रिपोर्ट पे बात करनी है। ओके, द स्कीम वॉज फ्रेम बाय द रिजर्व बैंक in exercising the power conferred on the section 35A of the banking regulation act. This scheme integrate the existing 3 ombudsman scheme of the RBI: banking ombudsman scheme 2006, ombudsman scheme for non-banking financial company 2018 and ombudsman scheme of digital transaction 2019. इन तीनों को इंटीग्रेट करके हमने लॉन्च किया इंटीग्रेटेड ombudsman स्कीम। इसका टारगेट क्या है, इसकी थीम क्या है? 1 नेशन 1 ombudsman। अब इसमें कौन कौन से पैरामीटर या कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को हम कवर करते हैं? तो आप देखेंगे जितने भी आप कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, शेड्यूल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सब इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा नॉन शेड्यूल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनकी असेट साइज 50 करोड़ या अबव है, वो भी इसके पार्ट होते हैं। मतलब ये लोग भी यहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक्सक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, सारे एनबीएफसीज, लेकिन कौन से एनबीएफसीज? जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, ना कि लोन प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है। तो वो सारे एनबीएफसी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि चिट फंड, निधि इस कंपनी एटसेट्रा, उनसे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी कंप्लेंट है तो भी आप यहाँ पर रजिस्टर करा सकते हो, कंप्लेंट को फाइल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बोला है कि ऐसी अथॉरिटीज जो एक्सेप्ट डिपॉजिट करती हैं, जिनका असेट साइड 100 करोड़ एंड अबव है, वो ही एनबीएफसी यहाँ पर अलाउड होती हैं। क्लियर है। इसके अलावा 2022 में आप देखेंगे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को भी एम्ब्यूसमेंट स्कीम के अंदर लाया गया, और इससे रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हो। और ये 2022 का ही डेटा है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा है, लेटेस्ट है। क्लियर है। तो इस तरीके से ये सारे ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी कवर होते हैं इन दिस एम्ब्यूसमेंट स्कीम। इज दैट क्लियर? चलिए अब बात आती है हु इज द बैंकिंग ऑम्ब्यूसमेंट, कौन होता है। तो मैंने आपको बताया कि बैंकिंग एम्ब्यूसमेंट को अपॉइंट करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्हें अपॉइंट करता है। द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ द कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई, ये क्या होता है, बैंकिंग ऑम्ब्यूसमेंट होता है। और एपेलेट अथॉरिटी कौन होती है, तो एपेलेट अथॉरिटी डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई के। क्लियर। अब हमें आ जाना चाहिए अपनी एनुअल रिपोर्ट पे, जहां पर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में जो भी कंप्लेंट रजिस्टर की गई हैं, उसके रिगार्डिंग इस डेटा को, ये एनुअल रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। सो फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं कितनी कंप्लेंट को रजिस्टर किया गया इन पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। सो इस रिपोर्ट में पहली चीज देखेंगे, टोटल 24 ऑफिसेज इन इंडिया वर्क कर रहे हैं, बट 22 ऑफिसेज का डेटा ही यहाँ पे कवर किया गया है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कवर 22 ऑफिसेज ऑफ द आरबीआई ऑम्ब्यूसमेंट, सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर एंड द कॉन्टेक्ट सेंटर ड्यूरिंग दिस ईयर। ये जो बॉडीज है इनका डेटा कवर करते हुए इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। एंड अंडर दिस इंटीग्रेटेड ऑम्ब्यूसमेंट स्कीम टोटल 7,03,544 कंप्लेंट रजिस्टर हुई हैं इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। ठीक है, मतलब 1 मार्च से लेकर 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में 7 लाख प्लस कंप्लेंट को रजिस्टर किया गया है। ठीक है, डन। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में जो कंप्लेंट रजिस्टर हुए, मतलब फर्स्ट रिपोर्ट जो आई थी उसके कंपैरिजन में जो सेकेंड रिपोर्ट आई है, तो इसमें जो आपका कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन रेट है वो इंक्रीज हुआ है बाय द 68.24%। तो इंक्रीज, इतने नंबर ऑफ कंप्लेंट ज्यादा फाइल की गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये देखना है ओनली 2,34,690 कंप्लेंट्स इनको हैंडल किया गया हमारे 22 ऑफिसेस के द्वारा। ठीक है, जबकि 4,68,270 कंप्लेंट जो हैं इन्हें क्लोज कर दिया गया बिकॉज ऑफ नॉन मेंटेनेबल कंप्लेंट। ये क्या बात होती है, आइए हम उसको समझ लेते हैं। तो ये तो आपको क्लियर है, लगभग 7 लाख कंप्लेंट को फाइल किया गया, जिनमें 2,34,000 कंप्लेंट को रिजॉल्व किया गया एंड 4,68,000 कंप्लेंट को क्लोज कर दिया गया बिकॉज ए नॉन मेंटेनेबल कंप्लेंट थी। मीन्स कोई कस्टमर है, कोई कस्टमर बैंक, अगर उसको कोई भी फाइनेंशियल डिस्प्यूट है और बैंक के मैनेजर के साथ बन ही नहीं रही है, और वो बैंक में कंप्लेंट करने की जगह डायरेक्टली उसने ऑम्ब्यूसमेंट में ही कंप्लेंट कर दी, तो यहां पर इसे नॉन मेंटेनेबल कंप्लेंट बोलेंगे। आप इसे स्किप नहीं कर सकते, पहले आप बैंक को समय दो, बैंक आपकी कंप्लेंट को रिजॉल्व करेगी विद इन 30 डेज। अगर रिजॉल्व नहीं होती उसके बाद आप कंप्लेंट करो। तो जब कुछ लोग डायरेक्ट पाथ फॉलो करते हैं या गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में वो कंप्लेंट नॉन मेंटेनेबल कंप्लेंट कहलाती हैं। तो लगभग 4,68,000 कंप्लेंट को तो क्लोज ही कर दिया गया, और रिजॉल्व कितनी हुई है, 2,34,000 अप्रोक्सीमेट कंप्लेंट को सॉल्व किया गया है। ठीक है, अब ये कंप्लेंट कहां से रिसीव हुई है, तो कंप्लेंट यहाँ पर 85% जो कंप्लेंट लॉन्च की गई है वो डिजिटल मोड पे की गई है, इनके पोर्टल्स के जरिए या वेबसाइट के जरिए या फिर मेल के जरिए, और बहुत ही कम कंप्लेंट जो फिजिकल मोड पे रजिस्टर की गई हैं। सो अराउंड 85.64% ऑफ द टोटल कंप्लेंट वर रिसीव थ्रू द डिजिटल मोड। डिजिटल मोड मतलब इंक्लूडिंग द ईमेल, ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजर पोर्टल, फिर आपका जो सीपी ग्राम मतलब सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम जो आरबीआई का सिस्टम है, उसके जरिए कंप्लेंट को रजिस्टर किया गया है। ठीक है, अब डिस्पोजल रेट क्या रहा है, कितनी कंप्लेंट को डिस्पोज किया है बाय आरबीआई के 22 ऑफिसेज ने। तो यहाँ पे देखेंगे 97.99% हमने अपनी कंप्लेंट को डिस्पोज किया, और इनका टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, जब आपने कंप्लेंट को रजिस्टर किया है उसके विद इन हाउ मेनी डेज आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व होती है। तो यहाँ पे जो टर्न अराउंड टाइम है वो 33 डेज है। कितना रहा है ये, 33 डेज रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि मेजॉरिटी ऑफ मेंटेनेबल कंप्लेंट विच इज अप्रोक्सीमेटली 57.48% डिस्पोज्ड बाय द ऑफिसेज वर रिजॉल्व थ्रू द म्यूचुअल सेटलमेंट,
यहाँ पर जो लगभग 57%, देखो नॉन मेंटेनेबल जो कंप्लेंट थी उनको तो ऑलरेडी क्लोज कर दिया, अब जो मेंटेनेबल कंप्लेंट थी अप्रोक्सीमेटली 2,34,000, उनमें से भी 57% को रिजॉल्व कैसे किया है, म्यूचुअल सेटलमेंट से, बैंक एंड कस्टमर के बीच में म्यूचुअल सेटलमेंट करा के इनको रिजॉल्व कर दिया गया। ये बात यहाँ पे कही गई है। अब हो सकता है जो 2,34,000 कंप्लेंट रजिस्टर की है, जिनको मतलब जो मेंटेनेबल कंप्लेंट है, जिनको रिजॉल्व किया गया, उनमें से कुछ ऐसी कंप्लेंट भी तो हो सकती हैं कि जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है और वो अपीलेट अथॉरिटी के पास गया हो। यस, 122 ऐसी टोटल कंप्लेंट्स थी जो कि ओम्बुड्समैन के डिसीजन से खुश नहीं थी और उनके अगेंस्ट जाके उन्होंने अपीलेट ट्रिब्यूनल में या अपीलेट अथॉरिटी के पास कंप्लेंट रजिस्टर की है। इज दैट क्लियर? तो आपको ये कुछ डेटा देखिए, बिल्कुल मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म में, लाइंस के फॉर्म में लिखा हुआ है जिससे आपको याद करने में इजी हो। आपको ये डेटा याद करना पड़ेगा, ठीक है, स्पेशली टर्न अराउंड टाइम क्या रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टॉप 5 ऑफिसेस जहां पर सबसे ज्यादा कंप्लेंट रजिस्टर हुई हैं, ठीक है, जिन्होंने सबसे ज्यादा मतलब कंप्लेंट को सॉल्व किया है। तो ओम्बुड्समैन ऑफिस वाइज अलोकेशन ऑफ कंप्लेंट्स, तो मुंबई में, जैसा कि मैंने कहा, मुंबई काफी बड़ा है, तो यहाँ पे 3 ऑफिस है, मुंबई 1, मुंबई 2 और मुंबई 3। सो मुंबई 2 जो ऑफिस है वहां पर मैक्सिमम कंप्लेंट 12,313 कंप्लेंट लॉन्च की गई हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5.25% शेयर है ऑफ टोटल कंप्लेंट। सेकंड नंबर पे मुंबई 1 ऑफिस, देन चेन्नई ऑफिस, अहमदाबाद एंड कोलकाता ऑफिस आपको देखने को मिलेगा। ये वो टॉप 5 ऑफिस है जहां पर मैक्सिमम कंप्लेंट हुई है। आप चाहें तो इस लिस्ट को भी देख सकते हैं, यहाँ पे ऑफिस वाइज इन्होंने सारा डेटा पब्लिश किया है, ठीक है, आपको दिखाने के लिए है कि देखिए ये मुंबई 1, मुंबई 2 का डेटा है। यहाँ पे देखो 12,313 कंप्लेंट है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 5.25% ऑफ टोटल कंप्लेंट्स। तो इस तरीके से आप इस डेटा को भी यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि मैंने स्टार्टिंग में टॉप 5 आपको निकाल के बता दिए थे। नेक्स्ट बात करते हैं ज्योग्राफिक डिस्पर्शन ऑफ कंप्लेंट अक्रॉस द स्टेट्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन देखने को मिला है कंप्लेंट्स का, वो 5 स्टेट कौन से हैं? चंडीगढ़, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान एंड हरियाणा। ये कोई टॉप 5 क्रोनोलॉजी में नहीं है, ऐसा कोई क्रोनोलॉजी ऑर्डर नहीं दिया गया था रिपोर्ट में, बस ये 5 स्टेट के नाम लिखे गए थे। तो आप भी बस इनका नाम याद रख लीजिए, ऊपर नीचे इनका सीक्वेंस हो सकता है। तो चंडीगढ़, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान एंड हरियाणा, ये जो एरिया है यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा पर लाइक अकाउंट्स में सबसे ज्यादा आपको कंप्लेंट रजिस्टर देखने को मिली है। आप इस पूरे एरिया को देखिए, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, ये जो एरिया है यहाँ पर बेसिकली सबसे ज्यादा कंप्लेंट देखी गई है। अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो ऑल इंडिया एवरेज 6.69 कंप्लेंट पर लाख अकाउंट है। 6.69 कंप्लेंट पर लाख अकाउंट आपको देखने को मिलेगी इंडिया का एवरेज। अब वो कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे लोवेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, सबसे कम कंप्लेंट रजिस्टर हुई हैं? तो जनरली हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, जैसे कि मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश, बिकॉज शायद वहाँ पे उतनी फाइनेंशियल अवेयरनेस ना हो या फिर फाइनेंशियल इतने मतलब बैंकिंग्स ना हो, बैंकिंग फैसिलिटी ना हो, तो मे बी ये रीजन हो सकता है कि इन एरियाज में लोवेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिला, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है मोड ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट। तो किस मोड पे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि मैक्सिमम मतलब 85% जो कंप्लेंट लॉन्च हुई हैं वो ऑनलाइन मोड से हुई हैं, ठीक है, ऑनलाइन मोड से हुई हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका जो डेटा है ये 22-23 का है। ऑनलाइन मोड में भी 56.1% आपको यहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल से मिली है और ईमेल से आपके 29.6% कंप्लेंट देखी गई हैं। अगर आप ईमेल की कंप्लेंट्स को और इन पोर्टल की कंप्लेंट को अगर ऐड कर देते हो तो आपका 85% अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, 85.64%। यहाँ पर ये कंप्लेंट आपको ऑनलाइन मिली और फिजिकली 14.4% आपको फिजिकल लेटर से रजिस्टर हुई है। तो ये मोड ऑफ रिसिप्ट है कि किस तरीके से आपको कंप्लेंट मिली हुई है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रुप वाइज रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा कंप्लेंट कहाँ पर मिली होंगी? ऑब्वियस सी बात है जो मेट्रो एरियाज है जहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस ज्यादा है, जहाँ पे फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, तो आपको मेट्रो एरिया में ज्यादा कंप्लेंट मिलेंगी। और जो आपके रूरल एरियाज है, ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस भी नहीं है और बैंकिंग फैसिलिटी भी नहीं है, तो वहाँ पे कंप्लेंट ऑब्वियस सी बात है कम होंगी। वही बात इन्होंने रिपोर्ट में कही है कि मेजोरिटी ऑफ कंप्लेंट कहाँ से रिसीव हुई है? मेट्रोपॉलिटन सेंटर से हुई है, विच इज 45.77%, फॉलोड बाय द अर्बन एरिया 24% एंड सेमी अर्बन सेंटर 18.46%। क्लियर? तो सबसे कम कहाँ हुई है? आप देख सकते हैं रूरल एरिया से 11.77% ही कंप्लेंट फाइल हुई है। तो आप तीनों मतलब चारों एरिया की कंप्लेंट को देख सकते हैं। ये डेटा भी आरबीआई ने रिलीज किया है, ठीक है। अब एक कंप्लेंट टाइप वाइज
टाइप वाइज मीन्स मतलब सीनियर सिटीजन ने कितना कंप्लेंट किया है, डिजिटल ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग कितना कंप्लेंट है आपका, तो आपका कंप्लेंट का नेचर क्या है, तो नेचर के अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे इन्होंने डेटा को पब्लिश किया है और इन्होंने कहा है कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर सीनियर सिटीजन की जो कंप्लेंट है वो रिड्यूस हुई है। तो कंप्लेंट लॉन्च बाय द सीनियर सिटीजन डिक्लाइन to 2.16% of total complaint as compared to 3.04% in the previous year। तो यहाँ पे अब कैटेगरी वाइज यहाँ पे कंप्लेंट को बताया गया है। आप जब देख सकते हैं इंडिविजुअल ने, बिजनेसमैन ने, या लिमिटेड कंपनी, ट्रस्ट, एसोसिएशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सीनियर सिटीजन, इनकी कंप्लेंट भी यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो हम क्या देख लेते हैं कि सीनियर सिटीजन की कंप्लेंट रिड्यूस हुई है, हमने पढ़ लिया 2.16% है। इसके अलावा इंडिविजुअल कंप्लेंट कितनी है, 85.92%। सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट रजिस्टर की है वो इंडिविजुअल, हम और आप जैसे लोगों ने सबसे ज्यादा कंप्लेंट को रजिस्टर किया है। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अगेंस्ट आप देखोगे 1.02% आपको कंप्लेंट देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लेंट आपको देखने को मिल रही है। तो आपको बस 3 ही कैटेगरी याद रखनी है। पहला है सीनियर सिटीजन, क्योंकि स्पेशली मेंशन किया गया सीनियर सिटीजन को। नेक्स्ट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड थर्ड वन इज इंडिविजुअल। सबसे ज्यादा कंप्लेंट कहाँ से लॉन्च हुई है, इंडिविजुअल से लॉन्च हुई है। ठीक है, फिर डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट, तो 97.99% हमने हेल्दी डिस्पोजल किया है, अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड किया है और उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया है। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर एक और चीज मेंशन की गई है, फर्दर दिस वाज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ कंप्लेंट पेंडिंग बियॉन्ड 30 डेज। हालांकि 30 डेज में आपको कंप्लेंट को रिजॉल्व करना है, लेकिन सम टाइम क्या होता है, ज्यादा समय लग जाता है। तो पहले प्रीवियसली आप देखोगे ये जो था रेट वो 0.26% ऐसी कंप्लेंट्स हुआ करती थी जिनको 30 डेज विद इन 30 डेज रिजॉल्व नहीं किया गया, बट इनका रेट डिक्लाइन हो गया है, वो 0.04% है। दिस इज गुड। तो further this was a significant decline in the number of complaint pending beyond 30 days before 0.26% as of March 31, 2022 and 0.04% as on March 31, 2023। तो ये बात भी यहाँ पर मेंशन की गई है। अब कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग अ कंप्लेंट, जब कोई कंप्लेंट लॉन्च होती है तो उसमें कुछ लॉजिस्टिक की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ आपको यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, कोई एक पर्सन है जो आपकी कंप्लेंट को रिजॉल्व करना है, मतलब मैन पावर इंक्लूड है, तो एक कॉस्टिंग होती है आपकी कंप्लेंट की। तो ये जो कॉस्टिंग है वो भी डिक्लाइन हुई है बिकॉज नंबर ऑफ कंप्लेंट ज्यादा लॉन्च होना शुरू हुई है, लोगों को अवेयरनेस थोड़ा सा इंप्रूव हुई है। दैट्स वाई आप देखेंगे कि ये हैंडलिंग पावर जो है कॉस्ट वो भी रिड्यूस हुई है। फॉर द ईयर 22-23 द एवरेज कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग अ कंप्लेंट कितनी थी, आप देखेंगे रिड्यूस होके हो गई है 2041 रुपीज। पहले ये 2895 रुपीज पर कंप्लेंट थी, रिड्यूस होके कितनी हो गई है 2041 रुपी पर कंप्लेंट यहाँ पे है। नेक्स्ट है टर्न अराउंड टाइम फॉर द डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट। तो टर्न अराउंड टाइम भी पहले आप देखेंगे 2019-20 में टर्न अराउंड टाइम 95 डेज था। 95 डेज आपको लग रहे थे कंप्लेंट को रिजॉल्व करने, डिस्पोज करने, बट एक टाइम रिड्यूस हो गया, कितना हो गया 33 डेज हो गया है। तो टर्न अराउंड टाइम इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसको याद रखना है कि 33 डेज डिस्पोजल टाइम है कंप्लेंट का। आप देखिए कितना यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, 2019-20 में 95 डेज था, फिर 2020-21 में 57 डेज, फिर 21-22 में 44 डेज, अब 22-23 में टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया है 33 डेज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है बैंक ग्रुप वाइज कंप्लेंट कन्वर्जन रेशियो। तो आइए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। द कंप्लेंट कन्वर्जन रेशियो क्या होता है पहले हम वो समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जैसे कि कोई कस्टमर है और वो बैंक के पास जाता है और बैंक के पास अपनी कंप्लेंट लिखता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्ट पास किया गया था आरबीआई ने कि आपको हर एक बैंक को अपना एक इंटरनल एम्ब्यूसमेंट भी रखना होगा। तो बैंक्स के पास अपने एक इंटरनल एम्ब्यूसमेंट भी होते हैं, मतलब पहले कस्टमर ने अपनी प्रॉब्लम किसको बताई, मैनेजर को बताई, मैनेजर सॉल्व नहीं कर पाया तो ये प्रॉब्लम किसके पास चली गई, इंटरनल एम्ब्यूसमेंट के पास चली गई और ये इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। स्टिल अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती तब ये पूरी कहानी कहाँ पहुंचती है, बैंकिंग एम्ब्यूसमेंट या फिर आपके इंटीग्रेटेड एम्ब्यूसमेंट स्कीम के पास पहुंचेगी। क्लियर, आरबीआई के पास पहुंचेगी। मान लेते हैं बैंक के पास 100 कंप्लेंट्स हैं वो आई और आपने उनको सॉल्व किया, लेकिन स्टिल 20 कंप्लेंट ऐसी थी जिनको आप सॉल्व नहीं कर पाए और वो आगे ट्रांसफर हो गई आरबीआई के पास। तो ये जो 20 और 100 का रेशियो है ना, इस 20 और 100 के रेशियो को ही बेसिकली क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कंप्लेंट कन्वर्जन रेशियो कहा जा रहा है। क्लियर है, तो द कंप्लेंट कन्वर्जन रेशियो रिप्रेजेंट द proportion of complaint received against the concerned bank group at the offices by the total number of complaint received by respective bank group from their customer।
तो आपके ऑफिसेस तक, ऑम्ब्यूसमेंट ऑफिसेस तक जो कंप्लेंट लॉन्च हुई हैं, मतलब पहुंच रही हैं, और आपका जो रेशियो है कि टोटल कंप्लेंट कितनी रजिस्टर हुई थी पर्टिकुलर बैंक में, उसके रेशियो को ही यहाँ पे कंप्लेंट कन्वर्जन रेशियो कहा है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये रेशियो डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। लेकिन अलग अलग बैंक की अलग अलग कहानी है। देखो, सबसे पहले अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर बैंक में ये डिक्लाइन हुआ है। दिस इज गुड कि आप इंटरनल तरीके से ही या फिर अपने लेवल पे ही आप कंप्लेंट को रिजॉल्व कर पा रहे हो, कस्टमर को आरबीआई के पास नहीं पहुंचना पड़ रहा है। कितना है? 1.28% है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक, इसमें भी आप देखिए डिक्लाइन हुआ है, 2.76% प्राइवेट सेक्टर बैंक का कन्वर्जन रेशियो है। नेक्स्ट है फॉरेन बैंक, तो फॉरेन बैंक में ज्यादा कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, 4.04% ही है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक की प्रॉब्लम इंक्रीज हो गई है और इनका कन्वर्जन रेशियो इंक्रीज हो रहा है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि वो कौन से बैंक है जिनका कन्वर्जन रेशियो इंक्रीज हुआ है, सो आंसर है स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनका कन्वर्जन रेशियो इंक्रीज हुआ है, ये अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और शेड्यूल पेमेंट बैंक, इनमें सबसे ज्यादा आप देखोगे सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा जो प्रोग्रेस दिखाई है वो शेड्यूल पेमेंट बैंक ने दिखाई है। इनका कन्वर्जन रेशियो 4.10% हो गया है, पहले ये 13.77% था। तो एक बार इस डेटा को भी आपको गो थ्रू करना है कि कहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है, कहाँ पर डिक्रीमेंट हुआ है कन्वर्जन रेशियो में, और सबसे तेज या फास्ट तरीके से कन्वर्जन किसने किया है। क्लियर। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि ऐसी कौन सी कंडीशंस थी, क्या रीजंस थे कि हमने आपकी कंप्लेंट को नॉन मेंटेनेबल कंप्लेंट की कैटेगरी में डाल दिया और उसको शट डाउन कर दिया। तो यहाँ पर वो रीजंस बताए गए हैं कि फर्स्ट रिजॉर्ट कंप्लेंट आपने डायरेक्टली, जो मैक्सिमम केसेस है वो यही है कि आपने पहले बैंक्स को अपनी कंप्लेंट नहीं दी, डायरेक्ट आप ऑम्ब्यूसमेंट ऑफिस आ गए कंप्लेंट करने के लिए, तो ये गलत तरीका है, आप किसी को बैंक को बाईपास नहीं कर सकते। तो ये जो फर्स्ट रिजॉर्ट कंप्लेंट है, ये मैक्सिमम रीजन है कि आपकी जो कंप्लेंट है वो नॉन मेंटेनेबल या अनमेंटेनेबल हो गई, ठीक है। तो ये पूरे रीजन यहाँ पर दिए गए हैं। डन इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हैंडलिंग ऑफ कॉल एट कॉन्टेक्ट सेंटर। अब आरबीआई के कुछ कॉन्टेक्ट सेंटर्स होते हैं जहां पे आरबीआई ऑफिस स्टाफ या फिर कॉन्टेक्ट सेंटर के जो मेंबर्स होते हैं वो आपके कॉल को रिसीव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैंडलिंग ऑफ कॉल बताया गया है कि इस ड्यूरेशन में हमारे जो IVRS है उसके जरिए लगभग 66.27% कॉल रिसीव किए हैं। आरबीआई स्टाफ ने अप्रोक्सीमेटली 23% कॉल को रिसीव किया है, ये बात बताया। तो टोटल हमें जो कॉल रिसीव हुए हैं इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, मतलब अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच में हमें जो कॉल रिसीव हुए, टोटल नंबर ऑफ कॉल वो 8,18,958 है, मतलब कंप्लेंट से ज्यादा आपको कॉल रिसीव हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बेसिकली रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी कॉल रिसीव का एक पाई चार्ट दिया है कि सबसे ज्यादा तमिल लैंग्वेज में, देन तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, इन लैंग्वेजेस में हमको मैक्सिमम कॉल रिसीव हुए। मतलब आप कह सकते हो कि इन पर्टिकुलर एरियाज से तमिल लैंग्वेज में कोई कंप्लेंट लॉन्च कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो तमिलनाडु का होगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही बनती है। तो आप देखेंगे कि इन एरियाज से मैक्सिमम कॉल रिसीव हुए और कंप्लेंट को रजिस्टर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इन्होंने अपने कॉन्टेक्ट सेंटर की जर्नी भी बताई है कि हमने मार्च 2021 में अपना पहला जो कॉन्टेक्ट सेंटर ओपन किया था वो चंडीगढ़ में किया था, ठीक है, चंडीगढ़ में किया था। उसके बाद हमने पंजाबी लैंग्वेज के लिए जनवरी 2022 में कॉल सेंटर को इंटीग्रेट किया था, फिर असम लैंग्वेज के लिए जून 2022 में किया था। नवंबर में हमने जो टाइमिंग थी वो इंक्रीज करके 6 आवर एंड 15 मिनट्स कर दी थी कि इतने समय में आप कॉल कर सकते हो और हमारे स्टाफ आपके कॉल को रिसीव करेंगे। एंड अब यहाँ पे प्लानिंग है कि भुवनेश्वर और कोची में भी एडिशनल कॉल सेंटर्स को सेटअप किया जाएगा। तो भुवनेश्वर और कोची में यहाँ पे कॉल सेंटर आपको अपकमिंग फ्यूचर में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में एक और हाईलाइट्स दिया गया कि हमने इस पूरे ईयर में जिसमें रिपोर्ट को रिलीज किया है तो उसमें हमने क्या क्या और डेवलपमेंट वर्क किए हैं, क्या प्रोग्रेस रही है, क्या हमने अवेयरनेस के लिए कैंपेन्स रन किए हैं, एटसेट्रा। तो वो सारी बातें भी बताई। तो क्या क्या बताया गया? पहली बात इन्होंने कही, नेशन वाइड इंटेंसिव अवेयरनेस प्रोग्राम। हमने पूरे मंथ का एक नेशन वाइज इंटेंसिव अवेयरनेस प्रोग्राम को रन किया था, लॉन्च इन नवंबर 2023, जिसमें सारी रेगुलेटिंग एंटिटीज इंक्लूड थी टू रीच द आइसोलेटेड सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, या फिर जो रिमोट एरिया में कंट्री के लोग रहते हैं जिनको फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है, उन तक पहुंचने के लिए स्पेशली इन टियर 3 एंड टियर 4 सिटीज में, स्पेशली इन रूरल एरियाज में रीच आउट प्रोग्राम था। बेसिकली ये आपका नेशन वाइड इंटेंसिव अवेयरनेस प्रोग्राम, ये हमने रन किया, ठीक है। द इवेंट वॉज अ ह्यूज सक्सेस कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ पीपल
थ्रू द फिजिकल मोड। तो फिजिकली हमने 3 करोड़ लोगों को कवर किया है और आप देखेंगे 25 करोड़ पीपल थ्रू द डिजिटल मोड हमने कवर किया है। तो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अंडर द नेशन वाइड इंटेंसिव अवेयरनेस प्रोग्राम फिजिकली एंड डिजिटली हमने कितने लोगों को कवर किया है। तो आंसर है 3 करोड़ लोगों को फिजिकली एंड 25 करोड़ लोगों को डिजिटली हमने इस अवेयरनेस प्रोग्राम से कवर किया है। नेक्स्ट, जैसे कि हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वैसे यहाँ पे एम्ब्यूसमेंट स्पीक या कॉन्फ्रेंसेस हुई, ठीक है। तो सेकेंड एडिशन ऑफ द एम्ब्यूसमेंट स्पीक इवेंट वाज कंडक्टेड ऑन द March 15, 2023 ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। तो 2023 एंड 2024 का अभी हमने 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया है, राइट। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की 2023 और 24 की थीम क्या रही है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों थीम सर्च करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिन पूछा जा सकता है, क्योंकि आरबीआई की रिपोर्ट में आ गया। और क्या प्रूफ चाहिए कि ये दिन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है 2023 की थीम और 24 दोनों की थीम आप सर्च करके मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। तो इसमें इन्होंने कहा कि ये सेकेंड एडिशन था एम्ब्यूसमेंट स्कीम का, स्पीक का, और हमने 15 मार्च 2023 को इसे कंडक्ट किया ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। और यहाँ पे 22 आरबीआई ओम्ब्यूसमेंट ने इंटरेक्ट किया आपके मीडिया पर्सनल के साथ रिस्पेक्टिव एरिया में, एंड 48 टाउन हॉल मीटिंग्स भी हुई और 2038 अवेयरनेस प्रोग्राम हमने इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में रन करने का काम किया। इसके अलावा एक कमेटी की चर्चा भी की गई है, अ कमेटी फॉर रिव्यू ऑफ कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड इन द आरबीआई रेगुलेटरी एंटिटी वाज सेट अप ऑन May 23, 2022। तो 23 मई को हमने एक रेगुलेटरी एंटिटी मतलब कस्टमर सर्विसेज को और इन्हांस करने के लिए हमने एक रेगुलेटरी एंटिटी की एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के चेयरमैन थे श्री वीपी कानूंगो, फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया। रिपोर्ट सबमिट कब हुई? 24 अप्रैल 2023 को हुई। हमने उनकी रिकमेंडेशन को पढ़ा, समझा और अब उसको हम कंसिडरेशन में लेकर आ रहे हैं। ये बात भी इस रिपोर्ट में कही गई। Internal Ombudsman scheme rolled out by the RBI in 2015 and mandate to all scheduled commercial bank excluding the RRB in 2018. Basically 2015 में ये बात मैंडेट की गई थी कि हर एक जो बैंक है ना शेड्यूल कमर्शियल बैंक, उनको अपना इंटरनल एम्ब्यूसमेंट बॉडी भी सेटअप करनी है जिससे कंप्लेंट इजीली बैंक लेवल पे ही सॉल्व हो जाए, आरबीआई तक वो कंप्लेंट ना पहुंचे, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस पेमेंट पार्टिसिपेशन इन 2019 and selected NBFC in 2021 was extended to all the CIC in October 2022। तो धीरे धीरे हमने ये इंटरनल ओम्ब्यूसमेंट स्कीम को फर्दर एक्सटेंड किया है। तो आप कंफ्यूज मत होना, इंटरनल ओम्ब्यूसमेंट स्कीम और इंटीग्रेटेड ओम्ब्यूसमेंट स्कीम अलग है। इंटीग्रेटेड ओम्ब्यूसमेंट स्कीम आरबीआई के लेवल पे काम करती है और इंटरनल बैंकिंग लेवल पे काम करती है। क्लियर? तो ये सारे डेटा यहाँ पे पब्लिश किया। तो आई होगी इसमें आपको सारे हाइलाइट्स को कवर किया है रिपोर्ट के। रिपोर्ट अराउंड 54 पेजेस की रिपोर्ट है, आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे के सारे वो ऑलरेडी इस रिपोर्ट में कवर कर दिए गए हैं। इनको आप बार बार पढ़िए तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। फैक्चुअल डेटा ज़्यादा पूछता है आरबीआई का, और ये आरबीआई की फुल टाइम अपने आप में एक रिपोर्ट है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसको आप पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड पीडीएफ के लिए आप ऑलिवुड के एप्लीकेशन पे विजिट कीजिए। सो टेक केयर एंड बाय बाय।